एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे 12वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। आज करने वाले हैं प्री बोर्ड इकोनॉमिक्स का, और मैं नहीं करने वाला हूँ, इसे भेजा है पुंडरी से हिमांशी शर्मा, जो छात्रा हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदपुर करनाल की, और इनकी तैयारी करवाई है सुषमा मैम ने। तो पूरी नोटबुक भेजी है, प्री बोर्ड सॉल्व किया है बड़े अच्छे तरीके से, प्रेरित हैं अंजलि की तरह ही, ठीक है। और सभी बच्चों से मैं कहूँगा, जैसे अंजलि ने भेजा है हिंदी का, इंग्लिश का प्री बोर्ड सॉल्व करके, हिमांशी ने भेजा इकोनॉमिक्स का, निखिल काम कर रहे हैं देवरार से मैथमेटिक्स पर, तो आप में भी अगर हैं कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का मादा तो भेज दीजिए अपना जो है कुछ भी सॉल्व करके, कोई लेसन, कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर या प्री बोर्ड, हम ज़रूर आपके नाम से अपलोड करेंगे। अपनी फ़ोटो भी यूनिफॉर्म में भेज देना। तो आज करते हैं इकोनॉमिक्स का, हिमांशी का, देखते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भेज देना। सभी विषयों के सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं कि नहीं, सभी विषयों के 2022 सोल्ड क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं कि नहीं, सभी विषयों के प्री बोर्ड मिल गए हैं कि नहीं, ठीक है, बताना। तो ये आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लें पहले। बच्चों को इकोनॉमिक्स के बहुत दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है आपका 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 8 क्वेश्चन, 2 नंबर के 7 क्वेश्चन और 1-1 नंबर के 16 क्वेश्चन, इस तरह से 19 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 80 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद ये 11 यूनिट देख रहे हैं, इनको कवर कीजिए आप। इसमें 6 के भी हैं, 4 के भी हैं, 10 के भी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस है ये 12वीं क्लास का अर्थशास्त्र का, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है। और फिर ये है भाग 1 है अब तक, और अक्टूबर से भाग 2 जो था, ये आपको हम देते भी रहे हैं, पहले भी वीडियो बनाए हैं हमने इकोनॉमिक्स पर, तो उसको देख लेना। उसके बाद अब सोल्व करते हैं, देख लेते हैं कि हिमांशी ने कैसे सोल्व करके हमें भेजा है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये बराबर में दिया भी जा रहा है यहाँ पर। तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन में से एक लेनी थी, तो इन्होंने लिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल था कि आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है? आर्थिक समस्या से अभिप्राय है कि सीमित साधनों के चलते, है ना, चुनाव की समस्या, इसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। यदि औसत लागत अपने न्यूनतम स्तर पर 25 रुपये हो तो सीमांत लागत कितनी होगी? सीमांत लागत जो है 25 होगी, का आ जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं आप, सवाल का नंबर लिख रहे हैं, जबकि ऑप्शन भी लिखना होता है, ध्यान रखें इस बात का। चौथा क्वेश्चन है, आप चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, आप उत्तर भी लिख रहे हैं कि उपरोक्त सभी, तो आप ये भी लिखें कि आप किसके लिए जा रहे हैं। जैसे आप जा रहे हैं चौथे में प्रवाह के लिए, प्रवाह कौन सी ऑप्शन थी आपकी? ख थी, तो यहाँ ख भी आएगा, ध्यान रखें हिमांशी और सभी बच्चे इस बात का। और 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। 5th क्वेश्चन था कि बिस्किट निर्माता कंपनी के लिए कौन कौन सी मध्यवर्ती वस्तु होगी? आटा, चीनी, घी या उपरोक्त सभी? अब आप उपरोक्त सभी के लिए गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने ये नहीं लिखा कि मैं घ ऑप्शन के लिए जा रही हूँ, ये भी लिखना होता है, सभी में ये गलतियाँ कर रहे हैं आप। उसके बाद छठा, इष्टतम उपभोग बिंदु क्या है? इष्टतम उपभोग बिंदु होता है उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो क इसका सही है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। प्रश्नों के उत्तर सही हैं, अटैम्प्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत है, वीडियो डाले हैं कि हाउ टू अटैम्प्ट, ये भी देख लें सभी बच्चे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? ठीक है, क ख ग घ, तो यहाँ पर ग 1935 सही है, यहाँ ग नहीं लिखा है, ध्यान रखें इस बात का। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट, ठीक है, भारतीय केंद्र सरकार जो है जारी करती है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखिए आपने क्या बताना था इसमें? ट्रू फॉल्स बताना था। अब स्टेटमेंट थी कि एकाधिकारी फर्म कीमत स्वीकारक होती है, सही है या गलत है? ये गलत है, बिल्कुल ठीक है। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। औसतन आय आगम वक्र मांग वक्र भी कहलाता है, ठीक है, तो बताइए क्या ये सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स बताना था, ये भी सही है, ठीक है। और अंत में जो था ट्रू फॉल्स में सम विच्छेद बिंदु अधिकतम लाभ को दर्शाता है, ये गलत है। अब उसके बाद 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वें में क्या था? आप 1-1 नंबर के 16 कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दिए हैं फिलअप्स हैं ये। तो चलिए पहले 13वें की ओर चलते हैं। खालिस्तान में अनिवार्यता की वस्तु की मांग खालिस्तान होती है, क्या होती है? लोचदार या बेलोचदार? बेलोचदार होती है। कीमत विभेद खालिस्तान बाजार में संभव है, एकाधिकार पूर्ण या पूर्ण प्रतियोगिता? एकाधिकार, ठीक है।
उसके बाद 15वां प्रश्न, बाजार कीमत से सामान्य कीमत डैश रहती है, अधिक या कम? अधिक स्थिर रहती है। ठीक है। फीस, फाइनेंस, लाइसेंस और परमिट। अंतिम एक एक नंबर वालों में देखें अगर, अभी तक आपके बिल्कुल ठीक हैं 15/15। फीस, लाइसेंस और परमिट खालिस्तान राजकोषीय प्राप्तियां हैं, कौन सी हैं? करेत्तर। ठीक है, तो ये हैं आपके एक एक नंबर के बिल्कुल ठीक हैं, तो हम आपको यहाँ 16 नंबर दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 2-2 नंबर वालों में, तो देख लेते हैं। पहला था अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। तो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है कि डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो इस प्रकार दी है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस मांग का अध्ययन करता है जिनका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाली भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। बिल्कुल ठीक है ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मांग के नियम के 2 अपवाद बताइए। प्रश्न भी आपको दिए जा रहे हैं, मांग के नियम के अपवाद हैं, ऐसी तरह ही लिखना है। बिल्कुल कितना सुंदर, अंडरलाइन भी कर सकते हो आप हेडिंग को, है ना। तो ये है गिफन वस्तुएं और प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, इसको रीड कीजिए आप। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे पूरे। उसके बाद फर्म के संतुलन की कौन सी मांगे हैं? ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। 5वें प्रश्न में चलते हैं। तो आय के चक्रीय प्रवाह में जो क्षरण और भरण के बारे में था, क्षरण से है कि जिसे बचाकर रख लिया जाता है और आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता। क्षरण वे प्रवाह चर है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें बचत, आयात, सरकार द्वारा लाए गए कर शामिल होते हैं। और भरण में, भरण से अभिप्राय आय से होने वाली वृद्धि से है जो चक्रीय प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है। चक्रीय प्रवाह में भरण वह आय है जो एक क्षेत्र प्राप्त करता है, परंतु यह आय अन्य क्षेत्रों के व्यय से उत्पन्न नहीं होती। इसमें निवेश, निर्यात, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पूरे बटा पूरे मिल रहे हैं आपको। और व्यापारिक बैंकों के 2 प्राथमिक कार्य बताइए। छठा क्वेश्चन है ये आपका। तो ये हैं, आप देख पा रहे हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करते हैं और उन्हें उत्पादक कार्यों में के लिए उपलब्ध करवाते हैं, है ना। बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करने वाले नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नई वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए कि आय लचीली विनिमय दर व्यवस्था के 2 लाभ लिखें। तो लचीली विनिमय व्यवस्था दर के लाभ होते हैं कि लचीली व्यवस्था के अंदर केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्राओं के भंडार बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती और दर प्रणाली व्यापार तथा पूंजी के आवागमन के प्रति अवरोधों की समाप्ति में सहायक है। बिल्कुल ठीक है। अब 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये था आपका 8वां प्रश्न, आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र भी दिया है आपका, तो ये इसका आंसर है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम 9वां, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो ये अंतर बताया गया है, देखिए आप, कारक के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, तो ये आंसर दिया हुआ है, बड़ा सुंदर लिखा है, टेबल बनाई है ना। इस तरह से कारक के प्रतिफल की यह मानता है कि कारकों का अनुपात परिवर्तनशील होता है, यहाँ स्थिर होता है। ठीक है, इस तरह से 4-5 पॉइंट दिए हैं, तो फुल मार्क्स जाते हैं आपको यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न है कि एकाधिकार में से क्या अभिप्राय है, इसकी 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो एकाधिकार बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब इसकी विशेषताएं हैं, एक विक्रेता, स्वतंत्र कीमत नीति, प्रवेश पर प्रतिबंध। देखिए कितना खुला खुला लिखा है, कोई कटिंग नहीं की है। तो ये दिखाता है एग्जामिनर को आपका कि इम्प्रेशन डालता है अच्छा कि हाँ ठीक है बच्चा। ठीक है, तो फुल मार्क्स दिए जाते हैं ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन था कि आपका प्रश्न था कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजारों का तुलनात्मक विश्लेषण करना था। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी का वस्तु की प्रकृति, है ना, दोनों का दिया है। फर्मों के निर्णय, बिक्री लागत और मांग वक्र का आकार। ठीक है, तो इस तरह से 4 हेडिंग बनाते हुए आंसर दिया है। बिल्कुल ठीक है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न था कि आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले, है ना, सावधानियां कौन कौन सी हैं। 12वें प्रश्न में ये पूछा गया था।
ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन्हीं का जो है वर्णन करो, 4 का। तो इस तरह से 4 का वर्णन कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको रीड कीजिए, अच्छे से लिखा हुआ है। वेल डन हिमांशी। सभी बच्चे देखें कि इकोनॉमिक्स का कैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है, आंसर डालना है, फिर पॉइंट देने हैं, एक एक लाइन पॉइंटों के बीच छोड़िए, नीचे स्पेस छोड़ दो, चाहे यहाँ पर मार्क्स देने के लिए जगह छोड़ो। तो इस तरह सभी का ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न था तालिका वाला, टेबल दी हुई थी, इसको पूरा करना था। जी हाँ, 13th में। तो इस तरह से ये किया गया है, आप देख लें, ये स्टेटमेंट है और ये सम करके दिखाया गया है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न था केंद्रीय बैंक के 4 कार्य लिखने थे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए, याद कर लें इनको। नोट जारी करना, उसके बारे में बातें बताइए आप। ठीक है, नोट जारी करता है, एक अधिकार रखता है इसमें वो। ठीक है, समस्त जारी की गई मुद्रा के मान के बराबर संपत्तियों का सुरक्षित भंडार रखने का दायित्व होता है इस पर, बिल्कुल ठीक है। और सरकार का बैंकर होता है, मुद्रा की पूर्ति और साख नियंत्रण करता है। डिटेल भी दीजिए, 4-5 लाइनें, उसके बारे में बताना भी है कि कैसे। और बैंकों का बैंकर व पर्यवेक्षक भी होता है, सुपरविजन रखता है बैंकों पर, बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर लिख रहे हैं हिमांशी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। 15वां क्वेश्चन देखिए था कि सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, बजट के उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो सरकारी बजट क्या होता है? बजट एक वित्तीय वर्ष है ना, जो 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है कि अवधि में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास है, संसाधनों का उचित आवंटन है। इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए बजट की प्रक्रिया से हर साल हम गुजरते हैं। फरवरी में वित्त मंत्री का भाषण आप सुनते हैं संसद में, ठीक है। और आर्थिक स्थिरता और आर्थिक समानता, ये जो हैं बजट के उद्देश्य होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा लिख रहे हैं आप। तो यहाँ भी फुल बटे फुल मार्क्स जाते हैं आपको। और यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन था व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट करना था। तो बिल्कुल जब अंतर स्पष्ट करें तो इस तरह की तालिका बनाएं आप, और इम्प्रेसिव रहता है। तो व्यापार शेष क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है, दोनों के बारे में 6 बातें लिख के उन दोनों का तुलनात्मक जो है यहाँ पर वर्णन करना होता है। ठीक है, इसमें ये देखिए जो भी बातें आती हैं ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। वेरी गुड हिमांशी, फुल मार्क्स। और 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि मांग के नियम के बारे में था। तो आपने 2 ऑप्शन में से मांग की सिद्धांत वाला किया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बारे में कारण लिए हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित हैं। यहाँ पर नंबर 1 है ये वाला, आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। उसके बाद आय प्रभाव का और स्थानापन्न प्रभाव का विभिन्न प्रयोग, इस तरह से उसके बारे में विस्तार से बताना था। बड़ा क्वेश्चन है ये, 6-6 नंबर वालों को अटैम्प्ट करते वक्त आपने खास ध्यान रखा है। बिल्कुल 5 पॉइंट बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से 18वां क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता है ना, और पूर्ति की वृद्धि में अंतर, पूर्ति का विस्तार वाला आपने लिया है, पहला नहीं लिया है आपने। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हल किया है हिमांशी ने इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से पूर्ति के बारे में बताया है, विस्तार, और ये डायग्राम भी बनाइए। डायग्राम से भी आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। कितना सुंदर खुला खुला लिख रखा है, कहीं कोई कटिंग नहीं है, तो फुल मार्क्स जाते हैं आपके। बिल्कुल 18वां क्वेश्चन है ये। उसके बाद 19वां क्वेश्चन व्यय विधि वाला किया है आपने, पहला ऑप्शन में गए हैं आप, बिल्कुल सही निर्णय। जिस पर आप कंफर्टेबल हैं कि अच्छे से अटैम्प्ट कर सकती हूँ मैं, उसी पर जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो व्यय विधि के प्रमुख कदम हैं, ठीक है। अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान, अंतिम व्यय का वर्गीकरण, और उसके बारे में देखो 2-3 बातें। अंतिम व्यय की गणना, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से सभी बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, पूरे बटे पूरे मार्क्स आएंगे। 4-5 बातें 6 नंबर वाला होता है, तो अच्छे से देना होता है यहाँ भी आपके। तो इस तरह से आपके 80 on 80 हम आपको देते हैं, ठीक है हिमांशी और सभी बच्चे। ये एक मॉडल आंसर शीट है। आप बच्चे कहते हैं कि किसी एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट दिखाइए, तो वो हम दिखा रहे हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स का, हमने आपको हिंदी का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, सभी विषयों का दे दिया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। प्री बोर्ड भी ज़्यादातर कवर हो चुका है, और भी कुछ है तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। थैंक यू हिमांशी शर्मा वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल आर वंडरफुल पीपल।